दोस्तों सीनियर सिटीजन्स की जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसके ऊपर जो टीडीएस लगता है या इनकम टैक्स लगता है उसके रूल्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे उस बदलाव के बारे में और उसके साथ साथ जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सीनियर सिटीजन्स की जो इंटरेस्ट से इनकम होती है। अब इंटरेस्ट से इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो सेविंग अकाउंट से हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट से हो सकती है, रिकरिंग डिपॉजिट से हो सकती है या फिर पोस्ट ऑफिस की एफडी से हो सकती है। उस इंटरेस्ट के ऊपर आपका टीडीएस कैसे लगता है और कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोस आपको आगे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, देखिए कि सीनियर सिटीजन्स की जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसके ऊपर टीडीएस या इनकम टैक्स कब लगता है। उसके बाद देखेंगे टीडीएस और इनकम टैक्स कितना लगता है। फिर जानेंगे हम कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं और टीडीएस और इनकम टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फॉर्म 15H हमें कब जमा करना होता है। और बहुत सारे लोगों को गलत पता होता है, उनको गलत फहमी होती है कि एक बार उन्होंने अगर अपना फॉर्म 15H या जी जमा कर दिया तो उसके बाद उनका टीडीएस कभी नहीं कटेगा। ऐसा नहीं होता है। इसकी भी सही जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों टर्म्स को, टीडीएस और इनकम टैक्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, आप जो भी पैसे कमाते हैं, कोई भी पैसे आप कमाते हो तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होता है। अगर वो आपकी इनकम बेसिक जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको क्रॉस कर जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो आप लाइबल हो जाते हैं टैक्स पे करने के लिए। देखिए, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अब चाहे वो आपकी इनकम कैसे भी हो रही हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से हो रही हो, चाहे कोई फिक्स डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो वो भी आपका इनकम माना जाएगा। तो इसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स देके खुद से पे करना होता है। तो गवर्नमेंट ने देखिए रूल ला रखा है कि अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है, इंटरेस्ट से इनकम हो रही है, तो उसके ऊपर आपको खुद से टैक्स पे करना है। तो इसमें क्या किया जाता है कि बैंक को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो आपके इंटरेस्ट में से 10% का टीडीएस ऑटोमेटिक काट ले। सो लेट्स से कि आपका एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट है 10 लाख रुपए का, जिसमें आपको एक साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 80,000 रुपये। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ है, एक रूल बनाया हुआ है कि वो बैंक आपको ये 80,000 रुपये का इंटरेस्ट ना पे करके इसका 10% टैक्स काट के सरकार को जमा कर देगा, यानी 8,000 रुपये सरकार को जमा कर देगा और 72,000 रुपये आपको पे करेगा। तो आपका ये 8,000 रुपये का टैक्स सरकार के पास चला गया और 72,000 रुपये आपको मिल गए। अब देखिए, आपकी और भी इनकम हो सकती है, सैलरी से इनकम हो सकती है, और भी कोई इनकम आपकी हो सकती है। तो आपको अपना टैक्स कैलकुलेट होता है। आपकी ये जितनी भी सारी इनकम्स होती हैं, कहीं से भी चाहे आपकी इनकम हो रही हो, इन सभी इनकम को मिला के टोटल आपको उसके ऊपर अपना टैक्स कैलकुलेट करना होता है। मान लेते हैं कि आपकी ये सारी इनकम मिला के हो जाती थी 10 लाख रुपए, जिसके ऊपर आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख में से 8,000 तो आपका ऑलरेडी कटा हुआ है ना, तो आपको देखिए 1 लाख में से 8,000 रुपये अपना कम जमा करना पड़ेगा। 92,000 अभी आपको और जमा करना पड़ेगा टैक्स। लेट्स से आपकी इनकम होती है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए के ऊपर तो आपका टैक्स बनता है 0 और आपका तो 8,000 रुपये ऑलरेडी जमा हो चुका है। तो इस केस में आपको रिफंड भी मिलेगा जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आपको बस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और आप अपना ये 8,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। और ये टीडीएस काटने से बचाया भी जा सकता है। आप अगर एक फॉर्म होता है, फॉर्म 15H अगर भर के आप अपने बैंक में सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद बैंक आपका टीडीएस नहीं काटता है। लेकिन इस फॉर्म को भरने की एक कंडीशन होती है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो ही आप इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए लायबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट के ऊपर इनकम टैक्स और टीडीएस कैसे लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको टीडीएस और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। इनकम टैक्स आपको खुद से पे करना होता है और टीडीएस आपके इंटरेस्ट में से काट लिया जाता है। अब टीडीएस हर बार नहीं काटा जाता है, कई बार काट लिया जाता है, लेकिन जब नहीं काटा जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इनकम टैक्स फ्री हो गई है। उसके टैक्स के रूल्स भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपका सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। मान लेते हैं कि आपका किसी बैंक में खाता है, आपकी टोटल इनकम होती है 9 लाख रुपए
और आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है 10,000 रुपये। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है और सेविंग अकाउंट में लोग पैसे भी कम ही रखते हैं। तो इस 10,000 के ऊपर आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सेविंग अकाउंट से आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो चाहे 10,000 रुपये की हो, चाहे 1,00,000 रुपये की हो, चाहे कितनी भी रुपए की हो, उसके ऊपर बैंक कभी भी आपका टीडीएस नहीं काटेगा। तो अब टीडीएस तो नहीं कटा सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे, तो इनकम टैक्स कितना लगेगा? तो इनकम टैक्स लगेगा आपका जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि हमने आपकी टोटल इनकम माना था 9,00,000 रुपए, तो इस 9,00,000 रुपए में आप इन 10,000 रुपए जो आपको इंटरेस्ट के रूप में मिले हैं सेविंग अकाउंट के, उसको भी ऐड कर देना है। यानी 9,10,000 रुपये आपकी टोटल इनकम हो गई। अब इस 9,10,000 रुपये के ऊपर आपको अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। टैक्स स्लैब रेट क्या होती है और कितने रुपए पे कितना टैक्स लगता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो हमारे चैनल पे उसको भी देख सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट का भी मैं समझता हूँ कि अभी क्लियर हो गया होगा कि कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है और टैक्स आपको पे करना पड़ेगा जो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से इनकम हो रही है उसके ऊपर अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं टीडीएस और इनकम टैक्स की। जो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स मतलब जो एफडी वगैरह हैं, उनके इंटरेस्ट से जो आपको इनकम हो रही है उसके ऊपर आपका टीडीएस और इनकम टैक्स कैसे लगेगा। अब देखिए इस केस में भी टीडीएस और इनकम टैक्स दोनों पॉइंट होते हैं। यहाँ पर देखिए जो टीडीएस है ये काटा जाएगा अगर आपकी देखिए इंटरेस्ट इनकम फिक्स डिपॉजिट से, एक बैंक से, एक कस्टमर आईडी से। अब देखिए अलग अलग बैंक में आप अलग अलग अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेट्स से एसबीआई में आपने अपना खाता खुलवा रखा है। अब एसबीआई की अगर आप दूसरी ब्रांच में अगर अपना अलग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपकी जो कस्टमर आईडी है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। एक बैंक में आप कितनी भी अकाउंट खुलवाएंगे तो उसी कस्टमर आईडी से खुलेंगे, तो ओवरऑल आपको एक ही कस्टमर माना जाता है। आप अगर अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको दिखाएगा कि उसी कस्टमर आईडी के अंदर आपके कितने बैंक अकाउंट है एसबीआई में। तो यहाँ पर जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है ना पूरे साल भर की, वो अगर 50,000 रुपए से कम रहती है, यानी एसबीआई में आपकी जितनी भी एफडीज हैं, चाहे अलग अलग बैंक अकाउंट से हो चाहे एक ही बैंक अकाउंट से हो, उन सबका इंटरेस्ट अगर 50,000 से नीचे है तो आपका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। पर अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपए से एक भी ज्यादा हो गई तो आपका 10% टीडीएस काटा जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 3 अलग अलग बैंक में अपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखी हैं। ये बैंक 1 है, ये बैंक 2 है और ये बैंक 3 है। पहले बैंक में आपको एफडी से इंटरेस्ट मिलता है 55,000 का, दूसरे बैंक से मिलता है 57,000 का और तीसरे बैंक से आपको मिलता है 49,000 रुपए का। तो देखिए ये 49,000 रुपए वाला बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा क्योंकि आपका एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 50,000 रुपए से कम है। बाकी दोनों ऊपर वाले बैंक 1 और बैंक 2 आपका टीडीएस काट लेंगे 10% रेट के अकॉर्डिंग। और टीडीएस ना कटे, टीडीएस से बचना है तो फॉर्म 15H आप जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म 15H कब जमा करवाना होता है। 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है और 15G जनरल सिटीजन्स के लिए होता है। ये आपको कब जमा करवाना होता है? तो देखिए हर फाइनेंशियल ईयर में बैंक के पास आपका ये फॉर्म पहुंचना चाहिए, जमा होना चाहिए। अब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी टाइम पे आप इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। यानी कि हर साल आपको अप्रैल के महीने के अंदर ये फॉर्म अपना बैंक में जमा करवा देना चाहिए। ये फॉर्म एक बार जमा होने के बाद उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो टीडीएस कैसे कटता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर और कैसे आप उसको कटने से रोक सकते हैं, ये बात भी हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो टीडीएस काटा जाता है उसका इनकम टैक्स में सेक्शन होता है सेक्शन 194A। अब बात कर लेते हैं जो एफडी से हमें इंटरेस्ट इनकम हो रही है उसके ऊपर इनकम टैक्स की। तो जैसा कि हमने देखी कि सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वहीं सेम रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है कि जितना आपका स्लैब रेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स पे करना है अपने फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट इनकम पर भी। अब देखिए सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट, इन दोनों को मिला के एक पॉइंट है जिसका आपको अभी ध्यान देना है। अब देखिए एक हमने ये एग्जाम्पल ले लिया कि हमारा एक बैंक था, ये दूसरा बैंक था, ये तीसरा बैंक। इसी के साथ जो हमारा सेविंग अकाउंट का भी हम इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है। अब देखिए सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है कि सेक्शन 80TTB के अंदर आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है। 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो टोटल इंटरेस्ट इनकम हुई है सेविंग अकाउंट की और एफडी से, उसमें से 50,000 रुपए आपका माइनस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। यानी आपको उस 50,000 के ऊपर टैक्स नहीं देना होता है।
लेकिन ये बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही मिलेगा। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर रखा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। न्यू में आपको 80 TTB की डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। तो देखिए हमारी टोटल इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर इन तीनों बैंक की मिला के और सेविंग अकाउंट की मिला के देखिए कितनी हो गई। मान लेते हैं कि ये हमारी 1,60,000 रुपये इनकम हो गई टोटल सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की और FD के इंटरेस्ट की। अब इस 1,60,000 में से आपको 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी और ये डिडक्शन आपको एक ही बार मिलेगी टोटल इंटरेस्ट इनकम पर। ये नहीं है कि आपको हर बैंक से 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल रही है। जो हर बैंक से आपको छूट मिल रही थी वो TDS के टाइम पे मिल रही थी, यहाँ पर आपको टोटल 50,000 रुपये की जो छूट है वो मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि दोनों चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। और इस इंटरेस्ट इनकम में आपकी जो बाकी इनकम है उसको आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने 9 लाख माना था, तो यहाँ पर हम देखिए 1,10,000 रुपये और 9 लाख को ऐड कर देते हैं, तो हमारी टोटल इनकम बन जाती है यहाँ पर 10,10,000 रुपये। अब इस इनकम पर आपको अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीनियर सिटीजन्स की इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, TDS कैसे लगता है और आपको अपना फॉर्म 15H कब जमा करवाना चाहिए और कितनी बार आपको ये जमा करवाना होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।